चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू और फिर हम अपने जो है इस पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के जो ये सेशन है ये इसमें ओरिएंट के हवाले से मैं बात करूंगी, कोई डिटेल्स नहीं होंगी, लेकिन आपको एक ओवरव्यू देना मेरा मकसद है कि किस तरह हमें टॉक्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने अपने टॉक्स की प्रिपरेशन की थी उसमें मैं आप लोगों को भी उसी तरह से गाइड करूंगी कि अगर आप इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे आज के जो 3 हाईलाइटिंग पॉइंट्स होंगे वो होंगे हाउ टू प्रिपेयर, वो होगा टाइम मैनेजमेंट, कि आपके पास, आप देखें अब हमारे पास कुछ फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे अपकमिंग टॉक्स के लिए जिनको मेरे ख्याल से ज्यादा सिर्फ 1 मंथ मिलेगा टॉक्स की प्रिपरेशन के लिए, और कुछ हमारे जो रिपीटर्स भी हैं उनको तो अच्छा खासा टाइम मिल सकता है, तो वो 2 मंथ्स पहले भी या इवन जो है 2.5 मंथ्स पहले भी वो अपनी प्रिपरेशन अगर 1 मंथ के लिए करेंगे उनके लिए भी मैं बता दूंगी। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा जिस पर हम बात करेंगे वो होगा हाउ टू प्रिपेयर, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि टॉक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। आपको उस वक्त करके दिखानी होती हैं चीजें, तो इट्स नॉट समथिंग कि आप क्लैम करके चले जाएं, आप उसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्री रेक्विजिट्स पढ़ के चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। नो, आपका 60% जो होता है अमूमन यही इसी तरह की वहां पर मार्किंग चल रही होती है, मुझे ज्यादा आइडिया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने सीनियर से सुना है, टीचर से सुना है, वो यही है कि 60% जो आपका वो होता है प्रैक्टिकल। they want to evaluate your skills। आप जितना अच्छा करके दिखाते हैं आप उस स्टेशन पर उस टॉक्स के लिए आप पास हैं। फर्दर जो 40% होता है वो आपसे फिर थ्योरी के उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा। तो प्रैक्टिस आपका सबसे जो है ना इसमें एसेंस रखता है। आप टॉक्स की प्रिपरेशन घर बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर आपस में डिस्कशन करके आप टॉक्स की प्रिपरेशन कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस बात को याद रख लें कि हमेशा इसको प्रैक्टिस करके करना होगा, कभी भी ये इस तरह नहीं होगा। हाँ, आगे मैं कुछ आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो कि टोटल थ्योरी के ऊपर बेस करते हैं, तो आपको उसके लिए जरूर थ्योरी पढ़नी है, लेकिन वो बहुत एक कम है और उसमें से ज्यादा कोई एक स्टेशन आ जाएगा 12 स्टेशन में से। थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा जिस पर हम बात करेंगे वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि टॉक्स में आप जो है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेशन है, फॉर से अगर बायोप्सी है, ठीक है, अब बायोप्सी में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी डन नेसेसरीली, जिनको आप बिना किए नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो कि आप कर लें तो बेहतर है, ना भी करें तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको करना है, जैसे कि उसमें आपको स्किल, अब आपको एक बायोप्सी का बेसिक स्किल ही नहीं पता होगा कि किस तरह उसको पकड़ना है, किस तरह आपने ब्लेड उसमें स्कैल्पल में लगानी है, किस तरह आपने उसमें कट देना है, किस तरह स्टिचेस लगानी है, ये सब चीजें नहीं होंगी तो चाहे आप कितने भी आर्टिकल्स पढ़ के चले जाएं। आप बुक में हमारी वो जो डर्मेटो सर्जरी का चैप्टर है स्टार्ट में 20th या कोई, वो पढ़ के चले जाएं, आपका वो स्टेशन क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें स्किल सबसे ज्यादा है। हर जो स्टेशन होता है उसमें आपको ये समझने की चीज है कि उसमें आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो है अगर कोई एस्थेटिक का कोई है, फॉर एग्जांपल लेजर है, अब लेजर में आपको उधर तो नहीं करवाएंगे ना, लेजर में आपको हैंडी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको इंडिकेशंस अच्छी से आनी चाहिए। लेकिन अगर आप बायोप्सी देख लें, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टिचिंग देख लें, कोई ड्रेसिंग देख लें, तो इसमें जब तक आपका अपनी स्किल नहीं होगी तो आप उस स्टेशन में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर स्टेशन जो है आपसे अलग तरह की मेहनत चाहता है, हर स्टेशन को तैयार करने का एक डिफरेंट तरीका है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो कि मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि आपकी स्किल्स पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद के 40% होते हैं वो आपके थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे इजी नहीं होते। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर बायोप्सी है तो उसके लिए इंडिकेशंस पढ़ लो, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लो, उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ लो, लेकिन इस तरह नहीं आता है। आप जब भी एग्जाम में जाते हो वो आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, ठीक है। एमसीपीएस वालों के लिए अभी फर्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं, पहला जो भी स्टार्ट होने के बाद जो पहला अटेम्प्ट होती है, जैसे हम लोगों का अभी जब
टोक्स स्टार्ट हो रहा था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ वेरी सिंपल एंड इजी वन, ठीक है, उसमें तो मार्जिन मिल जाता है। लेकिन अब जैसे कि आप लोगों ने फील भी किया होगा कि एमसीपीएस के स्टैंडर्ड्स को भी हाई किया जा रहा है, तो सिंपल चीजें आप ये ना समझें कि अगर आपको बायोप्सी मिल गई है तो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसकी इंडिकेशंस पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे हमारे पास पील्स आया था, केमिकल पील्स जो आया था, वो हमारे पास सीधा सीधा नहीं आया था, ज़ेंथोप्लाज्मा के लिए आया था, ठीक है। हम क्या पढ़ के जाते हैं कि मीडियम डेप्थ पील क्या है, सुपरफिशियल वाला क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या हो जाएंगी हर किसी की, हम ये चीजें पढ़ के जाते हैं। ये चीजें आपकी जस्ट बेसिक हैं, ये पढ़ के आप ये नहीं समझ सकते कि हम इसको कर लेंगे, ठीक है। आपको हर चीज और बुक के बियॉन्ड जाना है। टॉक्स में आपको सिर्फ बुक इज नॉट दैट इज ऑल नीडेड, ठीक है। आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, आपको डिफरेंट वीडियोस देखने होंगे, आपको स्किल्स, क्योंकि जाहिर है हम हमारे पास हर सेंटर में हर चीज नहीं सिखाई जाती है, ठीक है। कुछ लेबोरेटरी के वो होते हैं प्रोसीजर्स जो कि हमें खुद एक तो ट्रेनिंग में करने होते हैं, चलो ट्रेनिंग में अगर किसी ने नहीं भी किए तो फिर आपको आफ्टर ट्रेनिंग उसको पढ़ने हैं, उसको जा जाके करने हैं। दैट इज योर प्रॉब्लम, योर एग्जामिनर इज नॉट कंसर्न कि आपने वो चीज की है या नहीं की है, आपको मिला था हॉस्पिटल में या नहीं। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। यू आर गोइंग टू बी अ कंसल्टेंट, आप कल बैठकर अपने क्लिनिक पे अपनी जजमेंट से पेशेंट्स के ऊपर ये चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास अगर वो चीज एक चीज नहीं है तो वो आप जाके सीखें, सही है। अब इंस्टेड ऑफ कि हम ये कंप्लेनिंग करने बैठ जाएं कि हमें तो ये चीज नहीं सिखाई गई, हमें ये नहीं, तो देखें ट्रेनिंग इज नेवर अ वेरी आइडियल थिंग इन एनी सेटअप, ठीक है। इवन हमारे सेटअप में भी कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक्सक्यूज बनाएं, सही। तो इसके लिए आपको ये चीज करनी है कि किस स्टेशन पर आपको कितना टाइम देना है और किस स्टेशन पर आपको क्या चीज करनी चाहिए, सही है। अच्छा, हम अब आते हैं एक एक करके हम इसको देखते हैं। मैंने इसके जो 10 कैटेगरीज बनाई हैं, टॉक्स के स्टेशंस की हमने 10 कैटेगरीज बनाई हैं। हर कैटेगरी में दो दो तीन तीन चार चार स्टेशंस आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके इन सब कैटेगरीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये कैटेगरीज इस हिसाब से हैं कि अगर आपने इन पर चलकर पढ़ा तो एटलीस्ट आपके 12 में से 10-11 स्टेशन निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड रहोगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो कि हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट था कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह करने चाहिए। अब मैं ये कहूंगी कि एक तो आपने टॉक्स की प्रिपरेशन के लिए 2 आवर्स अ डे रखना है, ठीक है। वो चाहे थियरी के बाद, अच्छा थियरी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो थियरी देते के साथ ही 3-4 दिन का गैप ले लें, 5 दिन का, 1 हफ्ते का गैप ले लें, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और रिजल्ट आने की का इंतजार ना करें। देखें, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आपने अपनी मेहनत से, अगर आपने हर चीज अपने हिसाब से पढ़ के पूरा अपनी फुल मेहनत करके अगर आपने एग्जाम दे दिया है ना थियरी का, तो डू नॉट वेट फॉर रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है, वो चाहेगा तो आप पास होंगे, वो चाहेगा तो आप पास नहीं होंगे, लेकिन आपके पास रिजल्ट के बाद अक्सर बहुत कम टाइम रह जाता है। तो इट्स अ वेरी फूलिश काइंड ऑफ थिंग कि आप उसके बाद इंतजार में बैठे रहें कि रिजल्ट आएगा। तो फिर कभी कभी देखें सीपीएसपी के जो डिसीजन होते हैं काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको भी अपनी हर चीज, हर डिपार्टमेंट को साथ रख के और फिर उसके बाद उनको डेट्स निकालनी होती हैं। कभी कभी 1 हफ्ते का सिर्फ टाइम मिलता है, कभी कभी 1 महीने का मिलता है। हमारे टाइम में और हमसे पहले वाले अटेम्प्ट्स वालों को 5-5 महीने मिले थे। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफा हर किसी को एक जैसा टाइम मिले, ठीक है। तो स्टार्ट योर क्लिनिकल प्रिपरेशन राइट आफ्टर योर थ्योरी। 5-7 दिन का गैप ले लें, थोड़ा अनवाइंड हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद स्टार्ट गोइंग टू हॉस्पिटल्स। और हॉस्पिटल जाने के बगैर क्लिनिकल्स की तैयारी नहीं होगी। उसमें आपने 2 आवर्स अ डे डेली के जरूर रखने हैं टॉक्स के लिए, ठीक है। 2 से कम तो रखने ही नहीं है, ज्यादा आप जितना देना चाहें। अब जो रिपीटर्स हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि 3 स्टेशंस पर डे रखें, उनको 3 स्टेशंस पर डे पढ़ने हैं। या जो कि न्यू कैंडिडेट्स हैं वो 5 भी पढ़ेंगे, क्यों, ठीक है, क्योंकि न्यू कैंडिडेट्स के साथ ही होगा, वो थियरी अभी अभी पढ़ के आए होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। रिपीटर्स के लिए तो अभी से टाइम है ना, उनके पास 2-2.5 महीने है। लेकिन जो थियरी वाले होंगे, फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे, उनके पास हार्डली कोई 1 महीना होगा, उससे भी कम आ सकता है, ठीक है। तो आपने 5 स्टेशन पर डे के रखने हैं।
अगर आप 5 स्टेशन रखेंगे और 2.5 घंटे उनके लिए है, ठीक है, और जो रिपीटर्स है उनके लिए 3 स्टेशन, आप ये रखें। इस तरह आप क्या करेंगे कि 10 दिन में आपके 30 स्टेशन और 60 डेज में आपके 20 डेज में आपके 60 स्टेशन हो जाएंगे। मैंने जितने ढूंढ के इधर उधर से निकाल के जो जो मुझे समझ आ रहे थे, काउंसलिंग्स को मिला के जो मैंने देखे हैं, वो 60 से ज्यादा नहीं बनते हैं, कम बन सकते हैं, 50 प्लस कोई बनते हैं स्टेशन जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। इस तरह आपने 20 दिन में अगर आपने 60 स्टेशन कर दिए तो आपको इस तरह के 2-3 राउंड्स करने हैं। जो उनके पास ज्यादा टाइम है, जो रिपीटर्स हैं, उनको 3 राउंड्स करने हैं। देखें, रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन सिर्फ इस तरह नहीं है कि आपने दूसरी दफा वाले राउंड में सिर्फ एक दूसरे को बता के, अपने पार्टनर के साथ बता के सिर्फ डिस्कस करके बैठ गए, नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि देखें, स्किल है ना, स्किल को आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना पॉलिश होती है। उसको आपने बार बार रट्टे मार के नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी आप फिर जो थ्योरी है साथ की, वो आप साथ साथ पढ़ें। और 3 स्टेशन आई थिंक आप अपने पास रखेंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और उन 3 स्टेशन को आप डिफरेंट करें। जो आगे मैं आपको कैटेगरीज बताने जा रही हूँ, आप उनमें से अपना टाइम टेबल ऐसा फॉर्मुलेट करें। देखिए, टाइम टेबल, मैं तो हमेशा अपने लिए एक टाइम टेबल बनाती थी, अपने लिए एक टाइमलाइन रखती थी कि इन 20 डेज में हमें ये करना है। गो फाइंड अ गुड पार्टनर जो कि आपके साथ सिंसियर हो और आपके साथ अच्छा पढ़े, आप दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दें। ऐसा पार्टनर चूज करें, 2 या 3 से ज्यादा का ग्रुप ना बनाएं, क्योंकि जितने फिर ज्यादा लोग होते हैं उनके अपनी क्वेरीज, कंसर्न्स, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। ठीक है, 2 या 3 पार्टनर्स लें, अपने 3 स्टेशन दिन के रखें, 2 घंटे उसके लिए मुकर्रर करें। आप हॉस्पिटल के जाते हुए या लाइब्रेरी में बैठकर कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जरूर करें, उसको परफॉर्म जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा इसका कोई चारा नहीं। यहाँ तक हमारी बात हुई है कि आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, आपने हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, और आपने करना है, फोकस करना है कि आपका वो स्टेशन आपसे क्या चाहता है। अगर कोई काउंसलिंग का स्टेशन है तो उसमें एक दूसरे को काउंसिल करें, एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स बताएं, क्रिटिकल हों, जितना क्रिटिकल होंगे उतना अच्छा है। ये नहीं कि मैं इसको ये चीज नहीं बता रही हूँ, ये बुरा मान जाएगा, मैं इसको ये चीज नहीं बता रही हूँ, चलो ये तो खुद भी समझ जाएगा, ये तो ऑब्वियस है, इस तरह नहीं। बिल्कुल एक दूसरे के लिए क्रिटिकल होकर एनालिसिस करें, इससे दोनों को फायदा होगा। और यकीन जाने, आप जब दूसरे को करेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप साथ साथ अपने आप को भी करेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप ये करें। अभी इन तीनों पॉइंट्स में किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताए, फिर हम कैटेगरीज पर चलते हैं। डॉक्टर पलविशा। जी जी। हाँ जी, अभी when you talk about कि किस तरह like how to study for them and क्या क्या करना है, जी मतलब जी। individually उनका, ओके ठीक है सर, ठीक है, हाँ, मैं थैंक यू। अभी ना कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, 10 कैटेगरीज जी मैंने जी, बनाई हैं, ठीक है। ईच सही कैटेगरी है, कंप्राइजेस ऑफ 2, 3, 4, 5 स्टेशन ऑफ सेम सॉर्ट, ठीक है। आप सही उसको है, लेकर रखें अपने पास, और उसके बाद आप उसको डिवाइड कर लें कि मैं किस तरह इनको लेकर चल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं परफेक्ट आपको फिर परफेक्ट, इसके आगे बताती हूँ, ठीक है। जैसे जब हम थैंक प्रिपरेशन करते थे, जी, यू। जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हमने अगर अपने दिन के 3 स्टेशन रखे हुए थे, तो उसमें से एक एस्थेटिक का कर लिया था, एक नीडल्स का कर लिया था, एक कोई एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंस का कर लिया था, एक कोई कर लिया था जिसमें थ्योरी है। इस तरह करके आप उसको एक काउंसलिंग का कर लिया था। इस तरह आप उसको अपना टाइम टेबल हर कोई अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करेगा, और उसको इस तरह करेगा कि वो 10 दिन के अंदर वाले में, 20 दिन के अंदर वाले में हर चीज कवर हो जाए। सही है, सही है। जी, तो अभी जो है मैं आपको वो बता रही हूँ, आप लोग चाहें तो नोट भी करते जाएं। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है हमारी, वो आती है एस्थेटिक्स की, ठीक है। एस्थेटिक्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक हमारा होता है स्टेशन, ठीक है। और उसमें से एक, कम से कम भी एक स्टेशन जरूर आता है। हमारे टाइम पर 2 आ गए थे, ठीक है। एक बोटॉक्स आया था और एक आया था पील्स, केमिकल पील्स। तो बोटॉक्स और पील्स 2 आ गए थे। इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग आल्सो। लेकिन इसके लिए आपको, इसमें कोई माफी नहीं है, इसके ले दे के कोई 4 सिर्फ बन जाते हैं, ठीक है। लेजर, बोटॉक्स, पील्स और फिलर्स, जो कि हमारी इस बुक में भी दिए हुए हैं, बुक में भी हमारे ये दिए हुए हैं, और हमें अमूमन पढ़ाए भी यही जाते हैं। इसके अलावा आप जैसे हमारा
रेडियो फ्रीक्वेंसी आ जाता है जो कि हमारा बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, आपके थ्रेड लिफ्ट आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद आपके पास टाइम आ जाता है, टाइम रह जाता है, तो आप उनको भी टच कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि कभी कभी कुछ इतना भी आ जाता है मुश्किल, ठीक है ना। अब हमने थ्रेड लिफ्ट तो कभी देखा भी होगा, मैंने भी एक दफा देखा हुआ है अपनी ट्रेनिंग में, नहीं भी देखा होगा तो इतने सारे वीडियोस और वो सब हैं। तो 4 तो हमारे मस्ट हैं, लेजर, बोटॉक्स, पील्स एंड फिलर्स। अगर आप चाहें तो इसमें आप जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, हाईफू हो गया और थ्रेड लिफ्ट, ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसको आपको जस्ट एक आइडिया भी होगा तो यू कैन गेट थ्रू दिस, ठीक है, अगर वो स्टेशन पर आ जाता है। एक कैटेगरी हमारी बन गई एस्थेटिक की। आप याद रखें एस्थेटिक से कम से कम भी एक जरूर आता है, तो इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल आप चॉइस पर भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी हमारी आती है डर्मेटोलॉजिकल सर्जरी, ठीक है। सर्जरी से हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, मतलब स्टेशंस आपके पास एक पक्का पक्का है, हमारी दफा इससे भी 2 आ गए थे। एक आया था स्किन जो बायोप्सी है बीसीसी की एक्सिशनल बायोप्सी, एक आया था पंच बायोप्सी, ठीक है। तो स्किन बायोप्सी, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रिक कॉटरी और सूचर्स, ठीक है। एंड सूचर्स मींस के एवरीथिंग अबाउट सूचर्स, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, किस तरह की टेक्निक्स हैं, गो फाइंड सम आर्टिकल्स, बुक से देखें, जैड के आर्टिकल्स पढ़ें, हर चीज आपने, इसमें कोई माफी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि सूचर्स तो ऐसी चीज है कि जो अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहा है और वो ये कहे कि मुझे बायोप्सी या सूचर्स नहीं करना या नहीं आता, तो उसके लिए कोई माफी नहीं। ये ऐसे ही है जैसे आपको लेप्रोसी और सोराइसिस और इन चीजों पर कोई माफी नहीं होती है, तो ये ऐसे ही आपका टोक्स में है, ठीक है। तो सेकंड हमारी कैटेगरी जो है वो है डर्मेटोलॉजिकल सर्जरी। उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये 4 चीजें आपकी जरूर 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 आती है। इसमें से बायोप्सी में आपके पास पंच बायोप्सी भी आ सकती है, इंसिशनल आ सकती है, एक्सट्रीशनल आ सकती है, शेप बायोप्सी आ सकती है, इनमें से सारी कोई भी आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद सूचरिंग टेक्निक्स आ गई आपके पास, सूचर मटेरियल्स आ गए, उसमें आपको यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, एवरी माइन्यूट डिटेल्स इवन, ठीक है, वो भी आपको आनी चाहिए। ये सेकंड कैटेगरी हमारी हो गई। थर्ड मैंने जो कैटेगरी बनाई है वो है नीडल्स एंड ब्लेड्स, ठीक है। उसमें आपका क्या आता है कि आपके इंट्रालीशनल वाले आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रालीशनल स्टीरॉइड्स हो गए, इंट्रालीशनल एंटीमोनियल्स हो गए, जो कि हमारा ग्लूकन टाइम आता है, ठीक है। नीडल्स के थ्रू हम पैथर्जी और मॉन्टू टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। मॉन्टू टेस्ट आपके पास काउंसलिंग के साथ हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो आपने इसमें जरूर करना है, ठीक है। उसके साथ पैथर्जी टेस्ट भी हमारे पास एक दफा आ भी चुका है पिछले टॉक्स में, किसी टॉक्स में, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हमारे पास इसमें आ जाता है नर्व ब्लॉक्स भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इंफ्रालीशनल जो हमारा एनेस्थीसिया है, टॉपिकल लोकल एनेस्थीसिया जो है वो हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ब्लेड्स भी इसके साथ लिखा था, तो उसमें हमारे 2 आ जाते हैं, एक स्लिट स्किन स्मेयर और ज़ेंक स्मेयर। ये दोनों भी आपने परफॉर्म भी करने हैं। आप वेजिटेबल्स ले लें, आप फ्रूट्स ले लें, आप चिकन लिवर ले लें, उस पर बैठकर परफॉर्म करें, ठीक है। ब्लेड के साथ करें, किस तरह करना है, सीनियर से हेल्प लें, आपने ये जरूर परफॉर्म करके दिखाने, क्योंकि देखिए उस वक्त भी आपके पास यही चीजें होंगी, इन्हीं चीजों पर करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया पैथर्जी टेस्ट, मॉन्टू टेस्ट आ गया, इंट्रालीशनल में सारी चीजें आ जाती हैं, एनेस्थीसिया हो गया, स्टीरॉइड्स हो गया, और आपका हो गया नर्व ब्लॉक्स हो गए, ग्लूकन टाइम हो गया, ये सारी चीजें। फिर उसके साथ आपने स्लिट स्किन स्मेयर और ज़ेंक स्मेयर, ये आपके आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज नीडल्स एंड ब्लेड्स। इसके बाद आपका आ जाता है स्टेन्स एंड स्क्रैपिंग्स, ठीक है। इसमें से भी आपका कभी कभार आ ही जाता है, एक स्टेशन इसमें से भी आ जाता है। हमारी टाइम पर नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2 स्टेशन सर्जरी और एस्थेटिक के रखे हुए थे, तो इसलिए हमारे पास नहीं आया था। लेकिन अगर ये आता है तो ये एक हलवा स्टेशन होता है, क्योंकि इस पे आप फुल मार्क्स गैदर कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टू परफॉर्म इवन। उसमें ग्राम स्टेनिंग आ जाता है, KOH प्रेपरेशन आ जाता है, और इसके बीस का आ जाता है कि स्क्रैपिंग्स फॉर इसके बीस माइट, आप वो किस तरह करेंगे किस तरह नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि इन चीजों में आपका परफॉर्म करने से ज्यादा आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर वाले मैंने आपको जो 3 बताए उसमें आपकी स्किल्स का ज्यादा वेटेज है,
जबकि ये वाली स्टेशन है, इसमें आपका जो है ना परफॉर्म करने के साथ साथ आपकी बैकग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका ग्रैम्स ट्रेनिंग है तो आपको वो फिर कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से, ठीक है। आपको बैक्टीरिया में से कुछ भी कर सकते हैं, सही है। KOH है तो आपको फंगस में से कुछ भी कर सकते हैं ना, कि आपको सबक्यूटेनियस में कौन से क्या चीज है, इसका क्या रोल है, डीप माइकोसिस में इसका क्या रोल है, सुपरफिशियल में क्या रोल है, कौन सा वाला फंगस कौन सा टीनिया कराता है, थिंग्स लाइक दैट। वो आपने हर चीज उसको जरूर अच्छे से करके जानी है। अगर इसके बीज है तो इसके बीज का ये आपको मे बी आपको ये पूछ करके इसके बीज की स्क्रैपिंग्स करें, और उसके बाद आपको इसके बीज की रिसेंट गाइडलाइंस पूछ लें। आपसे न्यू एडवांसमेंट तक पूछी जा सकती हैं। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन दिस कैटेगरी, ठीक है, कि आपने थियरी में हर चीज इसकी पढ़नी है। ये आपके चारों का पांचवा जो है, पांचवा स्टेशन आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें आपके मैंने कुछ चीजें कंबाइन करके डाली हैं। एक तो ड्रेसिंग्स है, ड्रेसिंग्स में आपकी वेट ड्रेसिंग्स कौन सी होती हैं, हाइड्रोकोलाइड्स क्या हैं, फोम वाली क्या हैं, शीट्स क्या हैं, फिल्म्स क्या हैं, ये हर चीज आपको इसकी हर बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसको करने भी आना चाहिए आपको, मतलब करके आना दिखाना होगा उसको एग्जामिनर को उस वक्त, ठीक है। जैसे हमारे पास इस दफा वेट ट्रैप्स आए थे। वेट ट्रैप्स आपने अगर आपने ट्रेनिंग में किए हुए हो तो वेल एंड गुड, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने नहीं किए हुए तो आप सीख लें। इट्स वेरी इजी कि आपने वेट ट्रैप्स किस तरह करने होते हैं। इंटरनेट पर भी इसकी इंफॉर्मेशन है, वीडियोस हैं, हमारे बुक में भी थोड़ा सा इसका जिक्र है, तो आप वहां से पढ़ लें, ठीक है। ड्रेसिंग्स हो गई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसिंग्स, वेट ट्रैप्स हो गए, स्टार्च आयोडीन टेस्ट है जो कि हमारे लास्ट उसमें आया भी था, जो कि हाइपरहाइड्रोसिस फॉर बोटॉक्स के लिए आप ये टेस्ट पहले करके देखते हैं, तो ये आपने करना है। फिर है फिनोलाइजेशन ऑफ मोलस्कम, ये भी हमने अपनी लिस्ट में रखा था, और इसको भी हमने पढ़ा था कि किस तरह आप फिनोल जो कि एक डी पील है वो आप किस तरह मोलस्कम पर लगाकर और उसको आप फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसिकली आप उसको मोलस्कम वायरस को खत्म कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है वॉट्स का सैलिसिलिक एसिड, के हाउ टू क्योर वॉट्स विद सैलिसिलिक एसिड एसिड ड्रेसिंग। आप उसमें पेस्ट भी एक फॉर्म होता है, एक होता है पाउडर करके, फिर आप उसके बाद उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं। तो उसका तरीका किस तरह उसको करना है, प्लस उसका बैकग्राउंड में, जाहिर है आपसे सैलिसिलिक एसिड अगर करवाएंगे वॉट्स के लिए तो फिर उसके बाद आपको जो है वर्ड्स के बारे में क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपने वो अपनी जो है चीज बहुत ज्यादा मद्देनजर रखनी है, और उसको आपने अपने हैंड पे रखना है, मतलब आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए उस सब्जेक्ट पर, ठीक है। उसके बाद आपका लसार्स पेस्ट है। लसार्स पेस्ट हमने सोराइसिस में पढ़ा हुआ है, एक्जिमास में देते हैं करते हैं हम, तो उसके लिए उसकी प्रेपरेशन, उसको लगाने का तरीका, वो भी आप इमेजिनरी बना लें। पेट्रोलियम जेली ले लें अपने पार्टनर के साथ, जो आपका स्टडी पार्टनर है उसके साथ बैठ जाएं, गॉस पीस लें, उस पर लगाएं और एक दूसरे को परफॉर्म करके, जब तक आप उसको, अब देखिए ये बहुत सोचने में बहुत एक छोटी सी चीज लगती है, क्या यार अब हम बैठकर ये पेट्रोलियम जेली के साथ और ये गॉस पीस के साथ ये करके, ये तो आता है, सबको ये आता है, ये नहीं करें प्लीज। मैं आपको बता रही हूँ, डोंट बी केयरलेस अबाउट दिस थिंग। जो आता भी है, जो ऑब्वियस भी है, उसको बार बार आप परफॉर्म करें एक दूसरे के साथ, और वो वहीं से स्टार्ट करें कि ग्रीट करना है किस तरह पेशेंट को थोड़ा सा आपने कॉन्सेंट लेनी है, उसको इन्फॉर्म करना है, उससे आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर का कि किस तरह यू आर गोइंग टू डू दैट, और उसके बाद वो करके थैंक यू करने तक हर चीज एक दूसरे के ऊपर परफॉर्म करें। किसी और चीज पर कर लें, नॉन लिविंग किसी और ऑब्जेक्ट पर आप उसको कर लें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देगा। अगर आप उसको बार बार परफॉर्म करते रहेंगे, इट बिकम्स योर रिफ्लेक्स। देन आप उस वक्त चाहे कितने भी एंजाइटी में हो, उस वक्त आप चाहे कितने भी घबराए हुए हो, चाहे कोई नई चीज भी आ जाए, एटलीस्ट अगर आपको कोई उसको पेशेंट को ग्रीट करके वो चीज करके एग्जीक्यूट करके और आखिर में थैंक्स करके आप आएंगे, तो आपके 4-5 नंबर फिर भी आपको स्टेशन पर मिल जाएंगे। और उसके बाद जाहिर है ऑब्वियसली आपको कोई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 मिस कर दिए, 1 दे दिया, तो आपको 50-60% आप फिर भी उस स्टेशन पर कर लेते हो। इवन अगर आपने वो स्टेशन अपने ड्यूरिंग प्रेपरेशन नहीं पढ़ा हुआ होगा फिर भी, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्स होगा। ये चीजें वो हैं जो कि आपको अपनी बिल्ट इन करनी है,
आपके अंदर आपको ये इतनी बनानी है कि आधी रात को भी कोई आपको उठा के ये करवाए ना तो यू डोंट गेट हेजिटेटेड, आप वो कर रहे हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द मेन की फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज फॉर दीज स्ट्रोक्स। हमारा 5 हमारे हो गए थे एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमारा 5th कैटेगरी थी। 6th कैटेगरी है हमारा स्कोर्स। अब स्कोर्स हमारे पास आप देख लें जो जो आपको समझ आते हैं, जैसे हमारे मोस्ट कॉमन जो हैं वो हैं पैसी है, नेप्सी है, मेलाज्मा का है, मैसी, फिर DLQI है हमारा, एक सॉल्ट स्कोर है। सॉल्ट स्कोर मुझे मेरी एक पुरानी पार्टनर ने बताया था बहुत पहले, तो वो मैंने उसको ढूंढा जाके, उसको निकाला, वो हमने परफॉर्म किया। बहुत ही इजी है, लेकिन वो फिर हमारे एक मॉक एग्जाम में आ गया था, तो इट रियली हेल्प्ड मी। सॉल्ट स्कोर होता है एलोपेशिया के लिए, उसकी सिवियरिटी के लिए होता है एलोपेशिया एरिएटा का, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर एंकल ब्रेकियल पल्स इंडेक्स भी आता है, वो भी आपको करके दिखाना होता है। वो तो अगर आपका लॉन्ग केस पे आ गया लेग अल्सर पर तो आपको उसका करना पड़ेगा। फिर जो SLE डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स है वो भी आपको आना चाहिए। इसके साथ फिर कुछ जो आप देख लें, जो कि आपके लॉन्ग केसेस में जो सिवेरिटी इंडाइसेस हैं आप उनको देख लें वो, और अपनी तरफ से आप अपना दिमाग भी लड़ाएंगे, नहीं कि जो हमें मिल गया है बस यही करके जाने। जो भी आप पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग प्रेपरेशन, आपको ऐसा लगता है यार इस पर भी आ सकता है, उसको भी आप तैयार कर लें अपने पार्टनर के साथ, उसको भी आप बैठकर थोड़ा सा उस एंगल से देख करके ये भी टॉक्स में आ सकता है, तो उस हिसाब से उसको पढ़ ले। तो स्कोर्स आपको जो जो मिल रहे हैं अपने लॉन्ग केसेस में और जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनमें से ये सारे आपने अपने पास लिख कर रख लेने हैं। ठीक है, ये वाले स्कोर्स आपको जरूर बताने पढ़ने हैं अपने, उसके लिए वो आते हैं जरूर। ठीक है, तो 6th कैटेगरी हमारी ये थी। 7th है हमारा स्कोप्स। स्कोप्स का मैंने रखा है एक तो आपका डर्मोस्कोप। डर्मोस्कोप आपको, डर्मोस्कोपी अब काफी इन हो रही है। ठीक है, उसके लिए आपको आर्टिकल्स भी हैं, काफी वर्कशॉप्स भी पिछले दिनों हुई हैं। ठीक है, एंड इट्स ऑलमोस्ट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग और हमारा सब्जेक्ट का। ठीक है, अब जिन सेंटर्स में आपको डर्मोस्कोप नहीं दिखाया गया, गो गेट योर ओन डर्मोस्कोप। अगर आप सीखना चाह रहे हैं, 4-5 लोग मिलकर एक डर्मोस्कोप ले लें, या जिन सेंटर्स में डर्मोस्कोप अवेलेबल है वहां पर जाएं, स्पेशल रिक्वेस्ट करें, परमिशन लें और वहां पर जाकर वो देखें, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप देखें काफी सेंटर्स में अभी भी हो रहा है, जिन सेंटर्स में हो रहा है वहां पर जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्कोप्स में सबसे पहला डर्मोस्कोप है, दूसरा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप ने हमारे लिए जिंदगी आसान यूं कर दी है कि अब टॉक्स में हमारे पास, जैसे हमारे टॉक्स में आया था 3 स्टेशंस पर ऑफ माइक्रोस्कोप, उसमें हमें माइक्रोस्कोप सेट भी करना था और उसमें हमें एक कोई स्लाइड दी हुई थी हिस्टोलॉजी की, वो हमें उसमें बतानी थी फाइंडिंग्स और फिर अल्टीमेटली डायग्नोसिस। उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और ये आपके सॉलिड 10 मार्क्स होते हैं, क्योंकि आपने हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड्स जरूर करनी होती हैं आपको। जो उसकी पेट जो एग्जाम वाली स्लाइड्स हैं, जो कि हमारी बुक्स, जो डिफरेंट बुक्स हैं टॉक्स प्रिपरेशन की, उसमें भी दी हुई हैं। और उसके अलावा अगर निकाले, मैंने जैसे अपने टाइम पर लिस्ट बनाई थी तो वो कोई 90 प्लस थी, मतलब ऑलमोस्ट 92-93 बन रही थी वो स्लाइड्स। वो अगर आपने बार बार, उसका भी टाइम आप रख लें, उसका तो आप रात में भी सोने से पहले 1-1.5 घंटा रख लें, 10-10, 20-20 स्लाइड रोजाना की रख लें, 15-15 स्लाइड्स रख लें। अगर आप वो स्लाइड्स पढ़ी भी होंगी तो ये 3 स्टेशन स्टोक्स में आपके तो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। आप एक दफा माइक्रोस्कोप हैंडल करना सीख लें, वो तो आई एम श्योर कि हम सबको आता ही है। ठीक है ना, हमने अपने रोटेशंस में FCPS वालों ने देखा है। MCPS वालों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जाएं अपने इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहां पर जाकर उसको थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा ही होता है, किस तरह कौन सी चीज से आप वो करते हैं, फोकस सेट करते हैं, लाइट क्या रखनी है, आपने कौन सा लेंस पे क्या देखना है, 2-3 चीजें वो कर लें, आपका 3 स्टेशन ऐसे ही हो जाएंगे। तो डर्मोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और तीसरा है फंडोस्कोप या ऑफ्थेल्मोस्कोप, जो कि हम मेडिसिन में तो हमें कहा जाता था, उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती थी, इवन IMM में भी हमें कहा जाता था। मैंने खुद भी अपने IMM में जाकर उसकी प्रैक्टिस की थी। तो ये इतना ज्यादा डर्मेटोलॉजी में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यू नेवर नो। ठीक है ना, तो आपने हर चीज के लिए उसके लिए तैयार रहना है। एटलीस्ट किसी IOPD में चले जाएं, वहां पर उनको बता दे, बहुत आसानी से चीजें, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। डार्क रूम करके उसको एक एंगल पर साइड से एक आंख बंद करके दूसरी आंख पे देखना होता है। और अगर आप यकीन करें, अगर आपने खुद अपने आंख से अगर डिस्क देख ली, ऑप्टिक डिस्क देख ली ना, तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस।
और ये इतना कोई खूबसूरत मंजर होता है कि आपने वो देख लिया, वो आपको हमेशा याद रहता है। तो मैंने इसमें ये इसलिए डाल दिया कि कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल करके भी अगर आ जाए तो ये आ सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारी HCQ के लिए हमें फंडोस्कोपी करनी है, हमें काफी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखने के लिए उसके लिए हमें जरूर फंडोस्कोपी करवानी होती है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक आने का हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कभी ना भी आए, लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो 7th जो हमारी कैटेगरी है वो स्कोप्स की थी, उसमें डर्मोस्कोप, माइक्रोस्कोप और फंडोस्कोप आ गया। जो 8वीं कैटेगरी है वो है हमारी टोटल थियरी के नाम से मैंने रखी है, कि इसमें आपको ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं ज्यादा करना होता। ये वाली वो चीजें जो आप घर बैठे अपने व्हाट्सएप कॉल पर अपनी फ्रेंड के साथ, जो आपका स्टडी पार्टनर है उसके साथ रिवाइज कर सकते हैं घर बैठे भी, या लाइब्रेरी में बैठ कर लें। इसको आपने प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या आ जाता है, आपका एक पैच टेस्टिंग आ जाता है, ठीक है, पैच टेस्टिंग, फोटो पैच, सनस्क्रीन आ जाते हैं, ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स सनस्क्रीन पर एक जायड का आर्टिकल भी था, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उसकी मैनेजमेंट के पार्ट्स, ठीक है। पेडिग्री मेकिंग, पेडिग्री आपसे बनवाई जा सकती है, या पेडिग्री आपको बनी बनाई जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की है, मोस्टली 4 ही होती हैं, उससे ज्यादा तो कोई होती नहीं है। उन चारों में से कभी कभी क्या होता है, या तो आपसे बनवाते हैं कि ऑटोसोमल रेसेसिव का या एक्सीडेंट रेसेसिव का आप जरा पेडिग्री बना के दें हमें 3 जनरेशंस की, तो या तो वो पेडिग्री बनवाएंगे, या फिर बनी बनाई पेडिग्री पर कहेंगे कि अब इसको पहले हमें एक्सप्लेन करें, और फिर सपोज आई एम द पेशेंट, वो एग्जामिनर खुद कहेगा, और फिर आपको उसके हिसाब से काउंसिल करना है। तो उसकी काउंसलिंग सुन ले, हमारे ग्रुप पर, डर्मा फोल्डर पर, ग्रुप पर है हमारी काउंसलिंग मौजूद है। अगर नहीं आती है एक दूसरे से हेल्प लें, और उसकी उन देखिए काउंसलिंग के लिए आपके पास ना कुछ खास अल्फाज होते हैं, जैसे कि हमें काउंसलिंग अपने पेशेंट्स की हमेशा प्योर उर्दू में करनी होती है, ठीक है, हमें इंग्लिश वर्ड्स कम से कम यूज करने होते हैं, और उसमें भी अच्छे वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी ना हो और जामे हो, भरपूर वर्ड्स हो, ठीक है। आपने थोड़े से वर्ड्स में पूरा अपना मकसद बता देना होता है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस काउंसलिंग प्रैक्टिस के अलावा नहीं आएगी। तो पेडिग्री या तो बनवाएंगे या फिर बनी बनाई पेडिग्री पर आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग, वो आप उसमें उसको आप पढ़ सकते हैं, वो एक दूसरे से बैठकर आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, भी आपसे करवा सकते हैं, ये भी एक स्टेशन आ सकता है, हमने इसकी भी प्रैक्टिस की थी। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूटेनियस ट्यूबरक्लोसिस आ गया, या लेप्रेसी का पेशेंट आ गया, ठीक, आपको वो अब तो लेप्रेसी के न्यू गाइडलाइंस में यही आ गया है ना कि आपको एज और वेट के हिसाब से भी, बच्चे भी हैं तो उसमें भी लेस देन 10 इयर्स और 10 to 14 इयर्स, और फिर एडल्ट्स, इन सब के डोजेस भी डिफरेंट हैं, और इन सब की ड्यूरेशन तो खैर अब एक ही कर दी है WHO। तो लेप्रेसी की प्रिस्क्रिप्शन, ट्यूबरक्लोसिस की प्रिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल अगर रोजेशिया देखें तो रोजेशिया की प्रिस्क्रिप्शन, या मिलाजमा की हो गई, या कोई भी ऐसा जो कि आप समझते हैं कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ट्रिकी होगी। जैसे हमारी ट्यूबरक्लोसिस के तो चैप्टर में तो हर कैटेगरी के बाद यही लिखा हुआ है ना कि स्टैंडर्ड वही जो 6 मंथ्स रेजिम होती है वही हम दे रहे होते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट। आपको वो हर चीज पता होनी चाहिए, मायरिन पी में क्या है, मायरिन पी फोर्थ में क्या है, इसके कितने केजीज के ऊपर कितनी टैबलेट्स देंगे, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग तो एक बहुत अच्छा स्टेशन वैसे भी सोचा जाता है, समझा जाता है, वो दिया भी जाता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, हो गया पैच टेस्टिंग, हो गया एनाफाइलेक्सिस, हो गया सनस्क्रीन्स हैं, पेडिग्री हैं, इन सबको मिला के ना ये थियरी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थियरी के स्टेशन हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको बार बार इसको पढ़ते रहें, एक दूसरे को बनवाते जाएं, प्रिस्क्रिप्शन एक दूसरे से लिखवाएं, उसको चेक करें, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस। अच्छा, माइसिटोमा की भी पूछ लेते हैं अक्सर के इम्यूनो, अच्छा इसकी एक वो होती है कि जो माइसिटोमा होता है उसमें इम्यूनो कॉम्पिटेंट की ड्यूरेशन अलग होती है, इम्यूनो सप्रेस्ड की अलग ड्यूरेशन होती है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर 9th हमारे पास जो है वो है कैटेगरी है काउंसलिंग की। काउंसलिंग में आपने इस तरह करना है कि जैसे हमारे पास हो जाता है ब्रेकिंग बैड न्यूज हो गया, ठीक है, उस वो तो कितनी दफा हमारे पास ग्रुप में भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगर आपने उसको वो जैसे मेलेनोमा के लिए हुआ है तो सारे कैंसर्स की बना ले, तो हमारे पास स्किन में कैंसर्स हैं कौन से, BCC है, SCC है, MF है और मेलेनोमा है, ठीक है ना। अब आपसे कोई मर्कल सेल कार्सिनोमा का, पोसी सेल कार्सिनोमा का तो नहीं पूछेगा ना,
कपोसिस का, सॉरी कपोसिस सार्कोमा या मर्कल सेल कार्सिनोमा, इन सब का तो आपसे कोई नहीं पूछेगा ना। तो हमारे पास ये 4 ही ट्यूमर्स हैं। आप जैसे कि हमने ब्रेकिंग बैड न्यूज में मेलानोमा का किया है, आप अपनी तरफ से 2 और 3 और सिनेरियोस बना ले, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें तो ये आपका हो जाएगा। फिर जो हमारे पास एक पिक्चर के लिए कॉन्सेंट लेना था, जो कि हमारे पास था कि फेस की पिक्चर है या किसी भी, हमारे पास भी यही वाला आया था इस दफा कि वो कैंसर नहीं था लेकिन वो एक रेयर डिजीज थी। वो एक फीमेल पेशेंट थी जिसके फेस पर और कुछ कवर्ड एरियाज पर उसके लीजन्स थे, और आपको उसको कन्विंस करना है कि शी कंसेंट्स फॉर गिविंग यू द पिक्चर्स परमिशन। लेकिन आप हमेशा याद रखें, जब भी काउंसलिंग के लिए कोई स्टेशन आता है, इट इज नॉट ऑलवेज दैट मच सिंपल कि भाई ये डिजीज है आप इसकी काउंसिल करें, या ये चीज है आप इसको ये बात बता दें। इस तरह नहीं होता है। हमेशा वो एक डिफिकल्ट पेशेंट रखते हैं। जैसे हमारे टाइम पर आया था, वो पेशेंट आखिरी टाइम तक नहीं मान रही थी, उसने माना ही नहीं कि मैं अपनी पिक्चर्स दूंगी। ठीक है, एक्चुअली वो आपकी काउंसलिंग स्किल्स टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपने डिफिकल्ट सिनेरियोज में, जब पेशेंट आपको कोई बात समझ ही नहीं रहा, आपने 2-3 दफा बोल दिया, उसके बाद भी आपकी आपकी पेशेंट्स क्या कहती हैं, आपने किस हद तक अपना जो है टेम्पर लूज किए हुए, अपना उस पेशेंट के साथ रिलेशन खराब किए बिना आप किस तरह उस पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो अगर आप डिजीज के लिए काउंसिल कर रहे हैं तो पेशेंट का मसला है। ठीक है, पेशेंट के ऊपर बीत रही है, सही है। अगर आप पेशेंट की किसी चीज का जैसे पिक्चर्स लेने की वो कर रहे हैं तो दैट इज पेशेंट्स ओन अथॉरिटी, वो उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली। आप उस पर सिर्फ पूछ सकते हैं, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, हम जिस तरह प्रैक्टिस में चल रहे होते हैं, काफी हमारे गवर्नमेंट जो हमारे सेटअप्स हैं उसमें हमारा कुछ और तरीका होता है, तो इट कम्स अंडर एथिक्स ना। आपने पेशेंट के साथ किस तरह से बात करनी है, आपको पेशेंट के कंसर्न्स को मद्देनजर रखना है। अगर एक फीमेल पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है आपको अपनी पिक्चर्स देने के लिए, तो आप उसको वैलिड रीजन से कायल करने की कोशिश कर सकते हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर अपना डिसीजन या अपनी चीज इम्पोज नहीं कर सकते। तो यही चीज वो आपकी देख रहे होते हैं कि आप उससे परेशान ना हो, आप उससे इरिटेट ना हो जाएं। हमेशा आपको डिफिकल्ट पेशेंट मिलेगा। अगर आपको एसएलई की प्रेगनेंसी की काउंसलिंग आई है तो वो पेशेंट अपने आप को खराब करके आ चुकी होगी आपके पास उस वक्त, और उस वक्त आपको उसको समझाना पड़ेगा। या अगर ब्रेकिंग बैड न्यूज हो गया या कोई और इस तरह की चीज होगी, उसमें वो पेशेंट रोने बैठ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। काउंसलिंग में वो आपको कोई आसान चीज रख के नहीं देंगे कि अब ये पेम्फिगस का पेशेंट है, ये सोराइसिस का पेशेंट है, अब इसको काउंसिल करो। ऐसा नहीं होगा। तो आपने डिफिकल्ट सिनेरियोज अपने दिमाग से भी निकालने हैं कि अब इस तरह का पेशेंट आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस तरह का पेशेंट आ गया तो मैं क्या करूंगा। जैसे हमने लेप्रेसी की रिहैब की जब वो काउंसलिंग पढ़ी है, जो कि हमारे ग्रुप पर भी मौजूद है, वो रिहैब के लिए पेशेंट, आपने वो जो अपने पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं 10-15 पॉइंट्स के, इस तरह से मैंने पेशेंट को बताना है, लेकिन वो पेशेंट आपसे बीच में सवाल भी करेगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए आपको ये नहीं कि बस रट के चले जाएं। आपने और हमेशा याद रखिए, काउंसलिंग में आपने पेशेंट को मौका देना होता है बात करने का। ठीक है, आपने पेशेंट के कंसर्न सबसे पहले, आप स्टार्ट ही इस तरह करते हो कि आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या पता है और आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानना चाहते हो। ठीक है, इट्स नॉट लेक्चर सॉर्ट ऑफ थिंग कि आपने जो चीजें याद की हुई हैं बस वो आप वही सारी चीजें जाके बस एक ही सांस में बोलकर और आ जाओगे। ये काउंसलिंग नहीं होती। आपने पेशेंट के कंसर्न्स हर बात पर, हर पॉइंट पर जो आपने बताया उसके बारे में पेशेंट को पूछना भी है कि आपने समझा। कभी कभी पेशेंट की आईक्यू इतनी नहीं होती है, पेशेंट इतना लिटरेट नहीं होता है हमारी बात समझने के लिए। हमें इलिटरेट पेशेंट्स भी तो काफी मिल रहे होते हैं ना, तो हमें उनके लेवल तक आकर उन उस जबान में और उन अल्फाज का सिलेक्शन करते हुए और उस अंदाज में बताना है कि जिसमें पेशेंट समझे उस जबान में। हमें अपनी जुबान से नहीं कि भाई हाँ हमने तो बता दिया। ये आपके देखिए एग्जामिनर उस वक्त बैठकर आपको बीच में रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, वो क्या करेगा, आपके मार्क्स उस तरह से देगा। तो काउंसलिंग इज अगेन अ स्किल। आपने इसको करना है, आपने इस पर कमांड हासिल करनी है, और किस तरह करनी है कि आपने डिफिकल्ट सिनेरियोज अपने आप को दें कि इस तरह की कोई पेशेंट आ गई तो मैं क्या कहूंगी, इस तरह का कोई पेशेंट आ गया तो मैं क्या कहूंगा, इस तरह की चीजें।
तो काउंसलिंग के लिए हमेशा याद रखें डिफिकल्ट पेशेंट आएगा, कभी भी आसान पेशेंट नहीं आता है। ये हमारी 9 कैटेगरीज हो गई, और जो है हमारे पास जो 10th कैटेगरी है वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके पास आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज जो कि इन पूरी 9 कैटेगरीज में नहीं फिट आ रही वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें डायस्कोपी डाली हुई है। डायस्कोपी बहुत आसान सी चीज है, आपको समझ आना चाहिए कि उसको कहाँ से पकड़ना होता है, दोनों शॉर्ट एंड से पकड़ना होता है। हमेशा 2 स्लाइड्स आपने साथ यूज करनी होती है ताकि वो टूटने का खदशा ना हो, और उसको आपने किस तरह देखना है, ठीक है। उसकी 4-5 कोई कुल मिला के इंडिकेशंस हैं। उसमें अगर एप्पल जेली नोड्यूल्स आ गए तो उसकी कॉजेज आपसे पूछ लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो ये समवॉट आसान और हल्की स्टेशन होते हैं, जैसे डायस्कोपी हो गई, अल्सर चार्टिंग हो गई। अल्सर चार्टिंग अगेन बहुत एक अच्छा और आसान सा स्टेशन होता है। आपको अगर इस पर अच्छा करने आ गया है तो वो आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टॉपिकल जो वो होते हैं ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए या एमोलियंट्स हो गए या कोई भी, उसकी डोज कैलकुलेशन आपसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो डोज कैलकुलेशन हो गया, मैग्लूमिन का जो है डोज कैलकुलेशन आपसे करवा सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं कि इसी उस ड्रग को, जैसे आपको पढ़ के जाना है ना, अगर टॉपिकल स्टेरॉइड्स है तो स्टेरॉइड्स के ऊपर फिर क्वेश्चंस होंगे, आपसे कैलकुलेट करवा लिया डोज। एंटीमोनियल्स हैं तो उसके बाद फिर आपका पूरा वाइवा एंटीमोनियल्स पर होगा, 2-3 क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद इंट्रालेशनल जो स्टेरॉइड्स हैं उसकी डाइल्यूशन भी मैंने इसमें इस कैटेगरी में डाली हुई है, क्योंकि इंट्रालेशनल की डाइल्यूशन जो है वो भी हमें बहुत समझने की जरूरत है कि वो हम किस तरह करते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सेंटर्स में हमें यूनिट्स में कर रहे होते हैं ना, हम इंडिविजुअल जब हम इंट्रालेशनल लगा रहे होते हैं इंसुलिन सिरिंज से, तो आपने उसी में ही डाल रहे होते हैं। हम 70-30 का रेशो कर दिया, 60-40 का कर दिया, 50-50 का हो गया। लेकिन जब आपसे एग्जाम में डाइल्यूशन पूछी जाती है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपसे mg पर ml के हिसाब से पूछा जाता है। दिस इज वेयर यू गेट स्टक, क्योंकि आपने हमने ट्रेनिंग में वो चीज की भी होती है लेकिन हमसे पूछा कुछ और जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले, और आपसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है एग्जाम में कि आपको पहले 5 cc की 10 cc की सिरिंज में वो डाइल्यूशन बनवाई जाती है, उसके बाद आपने उसको निकाल निकाल कर और इंडिविजुअली आप इंसुलिन सिरिंजेस में भर के फिर लगा रहे होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करें कि 20 mg, अमूमन तो ज्यादातर आपका स्टेरॉइड की ही डाइल्यूशन होती है ना, तो उसमें आप देख लें 40 mg पर ml का हमारे पास आता है, इंजेक्शन आता है। तो आपने 20 mg पर ml के हिसाब से आपको कितना डाइल्यूशन डालना है। 10 mg पर ml बनाएंगे तो उसके लिए कितना होगा, 5 mg, इवन 2.5 mg पर ml। तो वो आप उसके लिए थोड़ी सी मैथ्स है और थोड़ा सा सिर्फ समझने की बात है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एट ऑल, इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप इसके एक दूसरे को इसकी प्रैक्टिस करवाएं, और इसकी डाइल्यूशन आपको आनी चाहिए। और फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी डाइल्यूशन किस इंडिकेशन के लिए यूज होती है, तो उसको अगर आप देख लेते तो ये भी बहुत एक सिंपल और बहुत एक आसान स्टेशन हो सकता है। ये जो 10 कैटेगरीज हैं ये आपने अगर कर ली इस तरह से, और फिर इसके जो मैंने आपको इंक्लूजन्स बताए हैं वो आपने अपने टाइम टेबल में बना के, और इस तरह से आपने 3-3, 5-5 स्टेशन रोज के रख के, तो आप अगर करेंगे इंशाल्लाह आप इसके जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसके बाहर आई डोंट थिंक कि कोई 1-2 स्टेशन कोई बाहर आ जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी छोटी सी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितना सीनियर से सुना है कि अगर ये चीजें हम कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह वी शुड पास आवर टॉप्स। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप में, जो मैंने आपको बताया कि 3 स्टेशन हमारे होते हैं माइक्रोस्कोप के, तो हिस्टोपैथोलॉजी आपने बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी हमारी स्लाइड सेशन में भी होती है और फिर इसमें भी आ गई है। आई डोंट नो कि अभी MCPS में ये लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे रेस्पेक्टेड एग्जामिनर्स का पैनल है वो जो सेट करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन आई थिंक हिस्टोपैथोलॉजी तो अब स्टार्ट कर ही देंगे, क्योंकि इस दफा पिछली MCPS के थ्योरी उसमें भी काफी हिस्टोपैथोलॉजी पर फोकस किया गया था। तो आई थिंक अब MCPS वालों को भी अपना हिस्टोपैथोलॉजी के पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, ठीक है। फिर एक स्टेशन, अच्छा ये तो आपके मिला के ना 10 स्टेशन हो जाते हैं। 2 स्टेशन आपके अब इन्होंने फिक्स कर दिए हैं, जिसमें से एक होता है आपका ई लॉग बुक खुलती है।
वो आपके कंप्यूटर पर एग्जामिनर बैठे होंगे और एक कोई होगा आईटी का बंदा, आपसे आपका नंबर पूछ के वो ई लॉग बुक खोलता है। उस स्टेशन पर मैं आपको यही कहूंगी, जो कि मैंने भी इसी चीज को अपनाया था, मैंने किया था, इस चीज को छोड़ दें, इस चीज पर कुछ भी नहीं करना। वो लोग जो कि अभी भी ट्रेनिंग में हैं वो कोशिश करें कि जो जो उनके पास नीचे ई लॉग बुक भरते हुए नीचे जो जो आ रहे हैं, जो आपके प्रोसीजर्स आ रहे हैं, उन सब प्रोसीजर्स को करें और फिर उसके बाद उसकी भरें। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जितना ज्यादा आप उसको भर सकते हैं उसकी एंट्रीज करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका यही काउंट होता है। ठीक है, कोई सा भी आपको निकाल कर पूछ सकते हैं कि आपने किस तरह किया, क्या किया। लेकिन जिन लोगों ने कर दिया है, जिनकी क्लोज हो चुकी है, जिन लोगों ने अपना एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रिपीटर्स हैं, इसके लिए आप कोई टेंशन ना लें। ठीक है, इसके लिए, क्योंकि अब इस पर कुछ हो नहीं सकता ना, जिस चीज पर कुछ हो ही नहीं सकता उसको आप क्यों सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी में आपके लिए आसानी फरमाए। इसके ऊपर कोई भी टेंशन लेने की, कोई प्रेपरेशन करने की, कोई टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं। तो ई लॉग बुक इज ऑल अबाउट योर लक नाउ। ठीक है, आपने जितना काम कर लिया, जो होना था वो हो गया, अब सिर्फ उसको खोल कर देखेंगे। ठीक है, और एक स्टेशन आता है जो कि आपका रिसर्च का है। रिसर्च में क्या होता है कि हमने अपना डिसर्टेशन बनाया। ठीक है, अब कुछ लोगों ने बनवाया, कुछ लोगों ने खुद जेन्युइनली बनाया, लेकिन वो हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें पता है कि ये एक, हम समझते हैं कि एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो हम बस डिसर्टेशन अप्रूव हो जाए हमारा जल्दी से, ताकि हम एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए। लेकिन अब हमें जो इन लोगों ने जो अब इसको एक इसेंशियल पार्ट बना दिया है टॉक्स का, तो उसमें दो तरह की बातें हैं। या तो आपसे आपके अपने डिसर्टेशन के बारे में कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे आपसे रिजल्ट्स का पूछा जाएगा कि भाई आपने इसमें क्या, आपके इन्फ्लुएंसेस थे, आपने इसमें से क्या, आपका लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, आप जरा बताएं तो सही। और फिर व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग देम, तो फिर आपसे उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे कि इस वेरिएबल पर आपने कौन सा टेस्ट लगाया था, इस वेरिएबल को आपने किस तरह एनालाइज किया था, इस पर क्या किया था, इस पर क्या किया था। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज होती है कि आपसे जनरल, आपसे रिसर्च के बारे में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दफा, पिछली दफा के टॉक्स में कभी आया था, पी वैल्यूज पूछ ली थी, कोई आपसे टाइप्स ऑफ स्टडीज पूछ लिए थे कि बेसिक आप किस तरह क्लासिफाई करते हैं रिसर्च स्टडीज को, टाइप्स ऑफ रिसर्च। हमारे पास आ गया था एथिकल इश्यूज। ठीक है, एथिकल इश्यूज इन रिसर्च, उसमें आपका आपके अपने तौर पर भी आता है, हाउ यू परफॉर्म द रिसर्च। ठीक है, तो आपके अपने एथिकल जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं एथिकल, वो आ जाती हैं। इन टर्म्स ऑफ पेशेंट केयर, आपकी एथिकल इश्यूज वो भी उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं सारे। ठीक है, और वो ऐसा था कि हम जिसने जिस तरह किया हुआ है ना काम, अब जैसे हमें पेशेंट को ट्रीट करते हुए भी तो हमें एथिकल कंसिडरेशंस करनी होती है ना, पेशेंट को हार्म ना हो, पेशेंट को हर्ट ना हो, पेशेंट को एग्जामिनेशन करते वक्त हम कुछ ऐसा ना करें कि जिससे पेशेंट को तकलीफ हो, पेशेंट को पेन हो, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील हो। हम उसकी प्राइवेसी को देखते हैं, मद्देनजर रखते हैं। हम जो है ये देखते हैं कि अगर पेशेंट मेल है, हम फीमेल हैं, डॉक्टर फीमेल है, तो एक मेल शेपरॉन साथ में खड़ा करें। ये चीजें वो बेसिक चीजें हैं जो कि अगर आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान की भी है ना, तो आपको उस वक्त अचानक ये वाला स्टेशन देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट की वेलफेयर, वेल बींग आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी रखनी होती है। ठीक है, पेशेंट को अगर आप रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी एनोनिमिटी देखनी होती है, आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। अगर पेशेंट का कोई सेंसिटिव डेटा आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप STIs पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए आपको पेशेंट को अश्योर करना होगा कि हम आपका ये सेंसिटिव डेटा अपने पास रखेंगे, सिर्फ जो हमारे रिसर्चर्स हैं, 2-3 लोग जो भी हैं, सिर्फ उन्हीं के एक्सेस में ये डेटा होगा, हम लॉक इन की में रखेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी रिसर्च पूरी होती है तो हम ये आपका डेटा जला देंगे। ये होता है पेशेंट के सेंसिटिव डेटा को की केयर का मकसद। फिर आ जाता है कि आपने एथिकल कंसर्न्स करने हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। आपने उस चीज को किस तरह पब्लिश करवाया है। ठीक है, आपने उसको किस तरह से लिखा है, आपने खुद लिखा है या लिखवाया है, आपने ऑथर्स कितने रखे हैं, उन ऑथर्स ने वाकई ऑथरशिप
क्लेम करने के लिए वो काम किया है जो कि आपकी ICMJE गाइडलाइंस हैं आपकी फॉर ऑथरशिप। ठीक है, तो ये सारे कंसर्न्स आपको एक एक करके ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी एथिक्स या एथिकल इश्यूज रिगार्डिंग रिसर्च। अगर आपको रिसर्च की बेसिक नो हाउ भी है, ठीक है, आप जाएं पावर पॉइंट्स ढूंढें, आप किसी स्टेटिस्टिशियन के से मिलने जाके, वो काफी इंस्टीट्यूशंस में, जैसे हमारे पास हमें स्टेटिस्टिशियंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, आप उनसे अपनी मीटिंग्स फिक्स कराते हैं और आप उनसे जाके मिल सकते हैं, उनसे आप अपनी नॉलेज ले सकते हैं, नो हाउ। कुछ और नहीं तो अपनी डिजर्टेशन को लेकर जाएं और उनसे पूछें कि हमने इसको किस तरह से एनालाइज किया। देखें, आपको डेटा कलेक्शन, आपको अपनी स्टडी का बैकग्राउंड, आपको अपनी स्टडी का जो है कंक्लूजन तो आपको पता है ना कि आपने किस तरह, क्योंकि वो आपने काम किया हुआ है, आपको पता है। सिर्फ एनालिसिस पोर्शन पे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो एक स्टेटिस्टिशियन का काम है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए एज अ बेसिक रिसर्चर, क्योंकि आप जाहिर है आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ रिसर्चर ना, यू आर नॉट ओनली अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आपकी वो डिजर्टेशन आपकी अपनी ही बनी हुई है ना, तो आपको भी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दे एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। फिर आपको वो टाइप्स ऑफ स्टडीज वाला आ गया, या फिर कभी क्या करते हैं कि स्टडी का एब्स्ट्रैक्ट रख लेते हैं, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट आपसे पढ़वा के और फिर उसमें से क्वेश्चनिंग होती है कि किस तरह की स्टडी थी, इसका क्या था मेथड, इसका जो है तरह की हुई थी, इसके कंक्लूजन्स में क्या था, आखिर में इसका कंक्लूजन में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या अल्टरनेट इसका हुआ। मतलब जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है या टाइटल होता है वो आपका बखूबी पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट आप इस पर थोड़ा सा अपने कॉलीग के साथ या किसी लेक्चर में चले जाएं, वो सुन लें, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, हमें जितना पढ़ाया जाता है हमें उतना ही पूछा जाता है। जब भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो वर्कशॉप CPSP भी करवाता है, उससे थोड़ा सा आप एक दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लें। बेसिक रिसर्च जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने बेसिक रिसर्च बुक्स में से जाके और इंटरनेट में से निकाल कर हमने उसकी तैयारी की थी कि ये इसको किस तरह से हम ताकि हमें एक आइडिया हो ना। देखिए, आप खुद भी सोचें ना, अगर पाकिस्तान में नहीं भी तो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में आप खुद सोचें, आप कितने खुद भी शर्मिंदा होंगे अगर आपसे कोई भी इंसान पूछ लेगा कि हाँ चलो इसकी रिसर्च में ये चीज होनी चाहिए और आपको बेसिक चीज भी पता ना हो। तो दैट इज नॉट ओनली अबाउट योर एग्जाम, आपको खुद को भी तो जाहिर है आप हम जब इंशाल्लाह कंसल्टेंट बन जाते हैं तो हमें आगे अपनी AP की पोस्ट के लिए, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हमें आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, हमें पब्लिकेशंस चाहिए होती है। और देखिए, गलत काम और सही काम का पता चल जाता है, उसकी वर्थ भी पता चल जाती है। हम ये नहीं कि किसी से बनवा के हमेशा लिख लेना, हमें खुद को भी तो पता होना चाहिए ना। आप ये देखें, डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको बेसिक चीजें पता होती हैं। ये जो मैंने आपको जो चीजें बताई ना, इससे तो ज्यादा ही पता होती है। तो जब हम एक डॉक्टर्स बन ही रहे हैं, हम स्पेशलिस्ट बन ही रहे हैं, तो हम इस छोटी सी फील्ड में, इस छोटे से उसमें क्यों ना हम आगे बढ़े, हम क्यों पीछे रह जाए, हम क्यों इस तरह के हो जाएं कि कल को कोई भी रिसर्च की कोई बात करे तो हमें सांप सूख जाए, हम कोई बात ना कर सके, हम बता ना सके। वो एक बहुत ज्यादा, वंस यू बिकम अ कंसल्टेंट ना, तो फिर आपको कोई भी, फिर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। फिर आप अगर किसी पेशेंट को ट्रीट ना कर सके, फिर अगर आपको कोई बीमारी के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो, फिर अगर आपको कोई किसी रिसर्च के बारे में कुछ आइडिया ही ना हो, तो अगला बंदा सोचेगा यार ये किस तरह पास होकर आया है, ये फिर किस तरह, फिर आपकी जो है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी पर शक होने लगता है लोगों को। तो इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम। तो रिसर्च तो मुझे तो बड़ा पसंद होता था, क्योंकि हमें पढ़ाया भी जाता था अपने इंस्टीट्यूट में, नहीं भी पढ़ाया जाता आप लोगों को तो प्लीज गो अहेड और इसको सीखें, इसको समझें। ये बहुत इसेंशियल पार्ट है आपका, आगे भी आपको बहुत काम आएगा। तो ये जो है ये पॉइंट्स थे, ये कैटेगरीज थी, इनको आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी मैंने आपको ये चीजें बताई हैं उससे आपको एक क्लियर विजन एटलीस्ट हो गया होगा कि किस तरह हमें स्ट्रोक्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हैं अगर आप कहेंगे तो मैं फिर नेक्स्ट किसी सेशन में आपको इंडिविजुअली हर स्टेशन का भी बता दूंगी, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, मुझे इतनी तौफीक दी
तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आगे बात करूंगी। अभी तक के लिए किसी के कोई भी कंसर्न्स हो, कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज, तो दे आर वेलकम। डॉक्टर पलविशा, जी जी मुझे बताएं कि हमसे जो स्कोप्स वाला आपने स्टेशन निकाला था, फंडोस्कोप, डर्मोस्कोप, ये सारी चीजें, माइक्रोस्कोप तो चले एटलीस्ट वहां पे पड़ा होगा, फंडोस्कोप और जी। डर्मोस्कोप का क्या डू रेकमेंड देखें टेकिंग इट या हाँ, मैं क्या आपको ये है? बताऊं कि डर्मोस्कोप जब हम भी पढ़ रहे थे तो हमने अपने सीनियर से पूछा तो बात यही हो रही थी। आप ये हम्म देखें कि हमें थ्योरी में भी अब काफी चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है ना, डर्मोस्कोपी से हम्म डायग्नोसिस पूछा जा रहा है। एमसीक्यूज में सही। हमने, हमारे पास जो एमसीक्यूज थे, तो आई थिंक अब ये इंट्रोड्यूस जल्दी कर देंगे, ठीक है ना। और आप ये ना सोचें सही। कि इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई हमें अनाउंस करेगा। इवन वी वर हाँ सो नहीं वो अफ्रेड तो कि है। हमारी टाइम में ना आ जाए। लेकिन फिर जाहिर है हमने सही। उसको थोड़ा बहुत पढ़ा भी। अभी ये डर्मोस्कोपी की जो ये वर्कशॉप्स ले रहे हैं, आप उसके बेसिक देखिए क्या होता है। आपके दो तीन कोई है, मेलानोमा हो गया, बीसीसी हो गया, दो तीन आपके हम्म नियोप्लेजिया हो गए, फिर आपके हम्म कुछ ये जो सिबोरिक केरेटोसिस हो गए, वॉट्स हो गए, और इस तरह की चीजें हो गई। मतलब आपको बेसिक इतना होता है कि आप वो कर सकें, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि हम्म जैसे शिफा में, पीएनएस शिफा में तो सर बारी के पास ये था भी ना, तो हमने जाकर हम्म। एक दफा देखा भी था। हम जबरदस्ती घुस गए, सर से परमिशन लिया और सर से कहा सर हम थोड़ा देखते थे। कोई पेशेंट था, तो आपके पास कोई भी पेशेंट इस तरह का आता है, आप देखिए वॉर्ड्स, मोल्स और हम्म सिबोरिक केरेटोसिस, ये तो आम जाम चल रहे होते हैं ना। आप उन पेशेंट्स को हम्म। पकड़ें और उधर जाके देखें। उसकी थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, डर्मोस्कोप का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। मे बी उसके बारे में पूछ लें आपसे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लें कि वो उसमें उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि वो एक कोई वो होता है डबल लेंस वाला होता है, सिंगल लेंस वाला होता है, थिंग्स लाइक दैट। सही तो आई सही थिंक इसकी बेसिक नॉलेज और उसकी जो बेसिक चीजें जो हैं, जो जो इंडिकेशन से देखी जाती हैं, वो हमें एटलीस्ट आनी चाहिए। अगर सही इसके सही। हिसाब से कुछ है तो यू कैन ऑलवेज आस्क दी कंसल्टेंट्स, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उन सबको हम मिलकर हम्म भी कह सकते हैं वो कोई वर्कशॉप कंडक्ट करवा ले। अभी तो देखो नेक्स्ट अटेम्प्ट में टाइम है ना। और जो वर्कशॉप्स हम्म हो रही हैं, अभी रिसेंटली हुई थी पिछली कुछ आई थिंक लास्ट मंथ या उससे पीछे पिछला, तो डेमोस्कोपी हम्म। की। तो उसमें उन्होंने कोई क्विज सही। भी दिया था, वो क्विज देखें, उसको बार बार अच्छा। सॉल्व करें। आई थिंक इतना ही बेसिक हो जाए ना तो वो मोर देन इनफ है, सही एटलीस्ट सही फॉर दिस सही सही। अटेम्प्ट। हाँ जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके जी। और कोई क्वेश्चन किसी को, कोई कमेंट, क्वेरी? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप आगे इसके लिए अगर कोई किसी के पास कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं कि आगे अगर आप चाहते हैं कि टॉक्स के लिए कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अभी बता दें, बाद में मुझे मैसेज करके बता दें, ग्रुप पर बता दें, जो भी सजेशन हो। क्योंकि देखिए टॉक्स जो है ना, टॉक्स हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। जो जो इंसान टॉक्स में पास है, नेक्स्ट टाइम अगर वो लॉन्ग शॉट में रह भी जाता है तो अगली दफा उसको सिर्फ लॉन्ग शॉट देंगे। लेकिन टॉक्स और स्लाइड्स हमें कंबाइन करके पास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो टॉक्स को आपने हल्का नहीं लेना है। टॉक्स को आपने ये नहीं सोचना कि हाँ इसमें से ये चीज तो आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, बाहर चीज हम इतनी करके आए। लेकिन वो करते आने में और उस वक्त एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको हर चीज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तरीके से आपको देखनी होती है, उस तरह से आपको पढ़ना होता है। तो टॉक्स को हल्का ना लें। टॉक्स के लिए ये इस तरह की जो रिपीटर्स हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप प्लीज आज से ही, कल से ही अपना टाइम टेबल बना लें, दो तीन लोग मिलकर उसको आप स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, ठीक है ना। और ये बुक्स और इन चीजों तक महदूद ना रहें। हमेशा आप अपनी तरफ से ये सोचें कि मुझे इसके अलावा क्या आ सकता है। आप अपनी बुक खोलकर बैठे, आप देखें इसमें से और क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो ये चीजें, अगर आपके पास कोई स्टेनिंग का कोई स्टेशन आ गया तो आपसे डिफरेंट स्टेन्स भी पूछ सकते हैं। अगर आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको बुक के ही अंदर होते हैं, वो आपको उस को रिलेट करके उसको उस वक्त बताना है, जब भी आप उसको पास कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये मुश्किल भी होता है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया इसको ठीक तरीके से तो ये आसान भी है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें ना पढ़ाई गई हो,
ना ऐसी चीज है जो कि हमें आती ही ना हो और पूछ लेते हो, तो ऐसी चीज नहीं है। हमेशा वही चीजें पूछते हैं जो कि हमें आती हैं या हमें एक्सपेक्टेड होती हैं कि आनी चाहिए, यही चीज होती है। किसी को, अच्छा मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं। कैन यू टेक अ लेक्चर ऑन रिसर्च, प्लीज ट्राई टू कीप वन सेशन ऑन पेडिग्री। अच्छा, इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि हम अपने और कॉलीग से भी पूछ लेंगे, जिसको जो भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशन हो आप बता दें, तो फिर हम अपना नेक्स्ट सेशन उस हिसाब से प्लान कर लेंगे कि मैक्सिमम आपकी क्वेरीज रिसर्च के हवाले से, पेडिग्री के हवाले से ये चीजें हो जाती हैं, तो फिर हम अपना प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसी बात नहीं। किसी और को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी मीटिंग एंड कर लेते हैं। आई थिंक हमारा प्लीज टेल वेट ड्रैपिंग ड्रेसिंग मेथड विच आस्क्ड इन रीसेंट टॉक्स। हाँ, वेट ड्रेसिंग, वेट रैप्स जो होते हैं वो, क्योंकि मेरे लिए एक ये हो गया था कि क्योंकि हम परफॉर्म करते थे अपनी ट्रेनिंग में, तो वो एक मुझे मिल गया था एज के, हमें आता था। तो कोई सी बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख सकते हैं, आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई सी बड़ी बात नहीं होती है। आपने बस लेयरिंग करनी होती है, वेट गॉज लगा के क्रैप बैंडेज ऊपर से लगा लेना होता है। तो इंशाल्लाह इसको भी रखेंगे, ये भी ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। इंशाल्लाह इस पर भी करेंगे। हर स्टेशन पर एक जूम क्लास, हर स्टेशन पर एक जूम क्लास तो मुश्किल हो जाएगा। इन कैटेगरीज को देख लेंगे कि हम इन कैटेगरीज के ऊपर हम कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक एक डिटेल तो आई थिंक जूम क्लास पर लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू हो सकता है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम अप विद योर क्वेरीज ना, मतलब ऐसे ही जैसे मैं अभी बोलकर चली जाऊंगी, आप लोग सुनकर बैठ जाएंगे, तो इट विल नॉट बी ऑफ दैट मच यूज। मजा तब आएगा जब आप वो चीजें पढ़ें, उसमें से क्वेश्चंस निकालें, वो आके यहाँ पर पूछें। मुझे आएगा तो मैं बता दूंगी, वरना जो भी हमारे कॉलीग्स हैं, देखें वी ऑल आर हियर फॉर लर्निंग ना, मैं भी कोई अकले कुल नहीं हूँ, मुझ में भी डेफिशिएंसीज हैं, तो वी ऑल आर हियर फॉर लर्निंग। आप अपनी क्वेरीज लाएंगे तो उन पर डिस्कशन होगा, तो फिर वो क्लियर भी होंगी। तो इंशाल्लाह विल फाइंड अ वे आउट आउट फॉर दिस, हम करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। कोई और आपके हैं क्वेरीज और कंसर्न्स? एक सेशन एस्थेटिक एंड रीसेंट एडवांसेस पर। रीसेंट एडवांसेस मुझे लगता है हमारे ड्रामा फोल्डर ग्रुप पर बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हुआ है। आप वो मैसेजेस अपने सेव करके रखें, स्टार करके रखें। हर डिजीज के साथ अपने नोट्स बनाएं, अपनी लिस्ट बनाएं, उसमें 4-4, 5-5 आप उसमें रिसेंट एडवांसेस लिखते जाएं। वो आपको बहुत काम आएगा। जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं लॉन्ग और शॉर्ट केसेस के, उन नोट्स के साथ लिखते जाएं, ताकि आप जब वो रिवाइज करें तो आपको वो रिसेंट एडवांसेस आ जाने चाहिए। आई थिंक रिसेंट एडवांसेस पर तो कोई हमें क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी ऑल देयर ना ऑन द ग्रुप, तो आप वहां से निकाल कर पढ़ें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी को मसला हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी फ्रीली, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाकी ये है कि एस्थेटिक्स और इन सब चीज़ों के लिए कंसिडर किया जा सकता है कि हम इंशाल्लाह ये चीज़ें देखेंगे। चलें जी, कोई और इशू या कोई और क्वेरी है तो बता दें, वरना फिर हम इंशाल्लाह अपना फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। विल पास इंशाल्लाह। जो भी अब नेक्स्ट उसके हैं लोग हैं, और जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, इट्स नेवर टू लेट, लेकिन स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो यू कैन डू दिस इंशाल्लाह। सही है जी, चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।